नमस्कार। जीएसटी संवाद के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट अभय कोलते। आज का अपना चर्चा का विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जीएसटी कानून के अंतर्गत आता है और वो है आईटीसी, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी के कानून में आईटीसी की क्या संकल्पना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आईटीसी होता क्या है और इसके पीछे जो संकल्पना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे जो संकल्पना है वो क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि आईटीसी जो है वो एक अभी उसका उत्क्रांत हुआ स्वरूप है, जिसको पुराने ज़माने में हम वैट कहते थे हमारे देश में। बाहर के देशों में आज भी कहते हैं, लेकिन भारत में उसका जो शुरुआत हुआ था सेंट्रल एक्साइज कानून में, उसको वैट या मॉडवैट कहा जाता था। मॉडवैट यानी ऐसा उसका मतलब ये था कि वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, और मॉडवैट इसलिए कहा गया कि वो पूरे व्यापार और खरीदी के लेन देन पर ना लगाते हुए सिर्फ मैन्युफैक्चर यानी फैक्ट्रियों के पास से जो उत्पादन होकर जो माल बिकता है उसके ऊपर वो लगता था, इसलिए उसका नाम दिया गया था मॉडवैट। मुझे याद है 1986 में 1986 में वो मॉडवैट पहली बार सेंट्रल एक्साइज एक्ट में और सेंट्रल एक्साइज रूल्स के तहत लागू हुआ था। तब मैं नौकरी करता था, तो तब से जो मॉडवैट और वैट का जो मुझे संबंध आया मेरा, वो आज तक शुरू है। वो जर्नी काफ़ी लंबी रही और अब भी चलती रहेगी, क्योंकि ये जो आईटीसी जो है, ये जो है इसको जीएसटी कानून का कोर इशू माना जाता है, मतलब इसको कोर प्रोविज़न माना जाता है। कोर प्रोविज़न इसलिए माना जाता है कि जीएसटी की जो संकल्पना है, वो संकल्पना यही है कि जीएसटी जो है वो किसी माल, वस्तु या सेवा का उपयोग या फाइनल उसका कंजम्पशन यानी फाइनल उसका उपभोग जिस राज्य में होगा और जिस जगह पर होगा, वहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उस जगह पर टैक्स का कलेक्शन होगा। तो ये जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऐसा कहते हैं कि जो 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 स्थान है, गंतव्य स्थान है, उस स्थान पर उस टैक्स का कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा ये जीएसटी कानून के अंदर प्रावधान है और उसकी संकल्पना भी वही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको आखिरी मौके पर या आखिरी स्टेज पर अगर टैक्स लेना है, तो उस माल पर या उस सेवा प्रदान करने की आखिरी छोर तक जो सेवादार है या जो माल के निर्माता है या जो माल के सप्लायर है, उन्होंने जो जीएसटी भरा है वो उनको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर वैसा नहीं होता है तो उन्होंने जो टैक्स भरा है वो टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स वो चढ़ते जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। वो एक के ऊपर एक परत चढ़ती जाती है, उसको कैस्केडिंग कहते हैं। तो जो पहले टैक्स भरा हुआ है, जो माल उत्पादक है या जो आपके व्यापारी है या जो भी सेवा पुरौठादार है, उन्होंने जो भी टैक्स भरा है वो उनको वापस मिलना चाहिए। और जो नेट जो वैल्यू उन्होंने बनाई है, जो नेट उनका काम करने का जो वैल्यू है या वस्तु उत्पादन का जो नेट वैल्यू है टैक्सेस के अलावा, सिर्फ उस वैल्यू पर फाइनली टैक्स बैठे या टैक्स लागू हो, ऐसा इसका पीछे जो है उसको विचार है। आपको एक सिंपल सा एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। ये बहुत पुराना उदाहरण है। हम जब मतलब नए थे, टैक्स मॉडवैट हैंडल करते थे, बाद में उसको सैंडवैट कहा गया। उस टाइम एक फेमस केस हुई थी। उस केस में ये उदाहरण दिया गया था और वो किसी और से नहीं, माननीय सर्वोच्च अदालत से दिया गया था। तो एक उदाहरण ऐसा था कि अगर आपको कोई सूट सिलाना है, उस ज़माने में सूट रेडीमेड बहुत कम मिलते थे, सूट सिला के लेना पड़ता था। तो आप क्या करते हो कि जाकर पहले कपड़ा खरीदते हो, सूट का जो कपड़ा है, मेन कपड़ा, वो आप खरीदते हो
और जाकर आपके जो सूट बनाने वाले हैं टेलर के पास ले जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई हमको ऐसे ऐसे फैशन का ये टाइप का सूट सिलाना है। फिर वो आपका नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद फिर वो आपको बोलते हैं भाई हम 15 दिन के बाद 20 दिन बाद आपको सूट देंगे। तो आप जो भी उनका एडवांस है या देख कर थोड़ा आप निकल जाते। बाद में वो क्या करते हैं कि वो सूट के अंदर जो अस्तर लगते हैं, अस्तर का कपड़ा होता है, बाद में उसके बटन्स होते हैं, उसके अंदर अस्तर के जगह जो थोड़े एक पैड जैसा पैडिंग होता है कंधे पर जो लगता है, उसके बाद में उसके बटन्स, चेन, हुक्स वगैरह जो है वो खरीदते हैं। और वो खरीद के हम अपने पैसे से खरीद के वो उसको सूट में लगा देते हैं और जाके वो फिर सूट बनता है। अब सोचिए कि अगर उन्होंने जो माल खरीदा है उस सारे माल पर उन्होंने अगर जीएसटी या कोई जो टैक्स जो भी है वो दिया है, तो जाहिर है कि वो टैक्स मिलाकर उन्होंने उनकी सिलाई की आपको दी होगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो उन्होंने ये टैक्स भरा है वो टैक्स के ऊपर फिर से सूट के ऊपर आपसे टैक्स लेंगे, तो वो टैक्स के ऊपर टैक्स हो गया। तो वो जो चीज़ें उन्होंने खरीदी है उसके ऊपर उन्होंने जो टैक्स दिया है वो उनको वापस मिलना चाहिए। और सिर्फ उनकी जो मेहनत है, उनकी जो मेहनताना है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। और वो जो वस्तु की कीमतें हैं टैक्स के अलावा, तो उसके ऊपर और मेहनताने के ऊपर आपको टैक्स देना चाहिए। ये उसके एक सिंपल टर्म्स में ये समझाया गया था, एक जजमेंट, फेमस जजमेंट था। तो ये एक संकल्पना है कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगो और नेट वैल्यू के ऊपर टैक्स लगे, ऐसा उसके पीछे विचार था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जीएसटी के ऊपर जो मतलब जीएसटी कानून के तहत जो आईटीसी मिलता है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो वो कैसे ऑपरेट हुआ है मैंने अभी आपको एक संक्षेप में बता दिया। लेकिन उसके पीछे जो लीगल प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी सरकार आपको जब क्रेडिट देती है टैक्स में, आईटीसी देती है, जिसको हम आईटीसी अब बोलचाल की भाषा में उसको आईटीसी कहते हैं, जब आईटीसी देती है ये जो है ये एक लाभ अथवा एक सहूलियत है वो आपको सरकार की तरफ से मिलती है। ये एक किस्म का एक बड़ा पैमाने पर लाभ और सहूलियत सरकार आपको देती है। देखिए ऐसा है कि पूरा जो टैक्स है वो टैक्स का पूरा अधिकार सरकार का है। सरकार वो टैक्स आपसे वसूलती है तो पूरा पैसा सरकार के पास जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कहती है कि भाई आपने जो पहले टैक्स भरा है वो हम आपको वापस देंगे, आपको एक सहूलियत दे रहे हैं कि भाई ठीक है पहले जो टैक्स भरा है वो आप वापस ले लो और जो नेट वैल्यू है उसके ऊपर हमको टैक्स दो। तो ये जो है ये सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार के जो धारणा है, जो भी सरकार है, आज की हो, कल की हो, परसों की हो, आने वाले समय की हो, सरकार की जो धारणा होती है व्यापार और बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, उस धारणा के तहत ये चीज़ें तय होती है कि भाई किस प्रकार की सहूलियत हम ये उद्योग व्यापार को देंगे और उस तरह से कानून बनता है। तो ये आईटीसी के जो प्रावधान है, प्रोसीजर को छोड़ दीजिए, लेकिन किस चीज़ पर आईटीसी मिलेगा, किस चीज़ पर नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा वाद का विषय होता है। तो उसका जवाब यही है कि ये सरकार की पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी क्यों बनी है, वो अपने अपने सरकार का अपना अपना रवैया होता है, अपनी अपनी सोच होती है। तो वो सोच के हिसाब से वो पॉलिसी बनाते हैं और वो पॉलिसी बनने के बाद उसका रूपांतरण कानून में या नियम में होता है। तो ये आपका मतलब पूरी एब्सोल्यूट राइट नहीं होती है। राइट होती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं होती है। अगर सरकार चाहती है तो ही नियमों के द्वारा आपको यह सहूलियत वो देगी, अगर नियमों में नहीं है तो वो सहूलियत आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात सबसे पहले समझनी चाहिए कि ये एक सहूलियत है और फिर सहूलियत अगर सरकार को आपको देनी है तो उसके नियम बनेंगे, कानून बनेगा, उसकी प्रोसीजर बनेगी। उस प्रोसीजर में भी समझो आपने कुछ गलतियां की तो किस हद तक वो गलतियां माफ़ हो सकती है,
किस हद तक वो सरकार उसको मतलब इग्नोर करेगी और आपको उसका लाभ देगी, ये भी तय होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत माइनर प्रोसीजर के बारे में होने के बावजूद, मतलब माइनर प्रोसीजरल लैप्स जिसको कहते हैं, ये प्रोसीजर के छोटी मोटी गलतियों की वजह से अगर आपको ये लाभ से वंचित रखा जाते हैं, तो जो माननीय उच्च न्यायालय है या माननीय उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने भी ऐसे काफ़ी फैसले दिए हैं कि भाई किस चीज़ को माइनर प्रोसीजरल लैप समझा जाए और ये जो सहूलियत है वो दी जाए, इसको नकारा नहीं जाए। ऐसे काफ़ी पुराने फैसले अवेलेबल है और अभी उसका टाइम आएगा तो हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि एक मैटर ऑफ पॉलिसी होता है, सहूलियत है, आपको सरकार को जो है लाभ देना है, तो वो किस प्रकार देना है ये सरकार तय करती है और वो नियमों के तरीके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब दूसरा सबसे बड़ा एक जो उसमें एक प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको अगर ये सहूलियत लेनी है, आपको ये लाभ अगर उठाना है, तो आपको ये साबित करना होगा या आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं इस लाभ की और सहूलियत के लिए मैं लायक हूँ, ये मुझे मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नियम का पालन कर रहा हूँ। नियम ये है, नियम में ऐसा ऐसा लिखा है, तो वो नियम में जो लिखा है उसका मैंने पालन किया है और इसके लिए ये लाभ मुझे मिलना चाहिए, ये बताने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये जो प्रिंसिपल है ये आज आप देखेंगे जीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 155 में आपको मिलेगा। उसमें ये लिखा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन अवेलिंग द आईटीसी। आप जो क्रेडिट ले रहे हैं, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आप क्रेडिट ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये बर्डन जो है, जिम्मेदारी जो है वो आपकी है कि ये साबित करें आप कि आपको ये इसका लाभ के आप हकदार हो। तो ये नहीं है कि सरकार हर बार ये साबित करे कि आप नहीं हो, आपको भी साबित करना पड़ेगा कि आप इसके हकदार हो। तो ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कहा जाता है आईटीसी, तो ये क्या है? तो आईटीसी का इनपुट टैक्स जो है वो टैक्स क्या है? तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, आईजीएसटी है, ये तो है ही। उसके अलावा उसमें और कहा गया है कि इट इंक्लूड्स, आपको डेफिनेशन अगर देखनी है तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 62 262, इसमें ये पूरा डिफाइन किया गया है कि ये कौन से टैक्स हैं जिनको आप इनपुट टैक्स कह सकते हैं। मैं उस पर पूरे सेक्शन में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा समझाने में, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सेक्शन 262 देखें। आगे भी तो कोई सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें देखें, आप खुद पढ़ें, तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एक थोड़ा आज का सेशन थोड़ा आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो उतना लंबा मेरा जो बोलना है वो इससे ज़्यादा लंबा खींचने के बजाय मैं चाहूँगा कि आप उसको खुद से पढ़ें, तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। उसके बाद में ऐसा है कि दो बातें होती है कि रॉ मटेरियल और इनपुट, इसमें क्या फ़र्क है? काफ़ी लोग कहते हैं भाई ये तो मेरा रॉ मटेरियल है, इसके मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा, ऐसे नहीं है। तो रॉ मटेरियल जो ऐसी चीज़ है कि उसमें सब कुछ आता है। जो भी आप वस्तु बनाते हैं या जो भी आप सर्विस देते हैं, उसके लिए जो जो लगता है, छोटा बड़ा बारीक से बारीक जो भी है, वो सभी आपका रॉ मटेरियल है, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बगैर वो प्रोडक्शन पूरा नहीं होगा या वो सेवा पूरी नहीं होगी, इसमें कोई राय संदेह नहीं है। लेकिन अब मैंने जैसे बताया कि यह सहूलियत सरकार दे रही है, तो जो भी आप रॉ मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं वो इनपुट के डेफिनेशन में आता है कि नहीं, ये भी देखना आपका काम है। वो अगर इनपुट की व्याख्या में आता है तो ही उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो अब ये इनपुट क्या होता है, इनपुट सर्विस क्या होती है?
जो आप अपना उत्पादन के लिए या अपनी सर्विस देने के लिए दूसरों की सर्विस लेते हो, तो वो तो उसके बगैर तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन वो ये डेफिनेशन में या व्याख्या में बैठता है या नहीं बैठता है, ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। और वो इनपुट की जो व्याख्या है वो सेक्शन 259 में दी है, 59, सेक्शन 259 ऑफ CGST एक्ट। और इनपुट सर्विसेज जो है वो सेक्शन 260 60 उसमें दी गई है। और इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स लगते हैं, वो कैपिटल गुड्स के ऊपर भी क्रेडिट मिलता है। और वो कैपिटल गुड्स क्या है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 219 219 में दी गई है। तो वो भी आप पढ़ें तो आपको वो पूरी बात समझ में आएगी। ये कैपिटल गुड्स का जो मामला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पहले से है, आज भी है। तो उन्होंने अभी थोड़ा उसको सिंपल कर दिया है कि कैपिटल गुड्स जो है जिसको आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करते हो, सिंपल कर दिया है अभी। काफ़ी पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सेनवेट और मॉडवेट के ज़माने में। खैर मॉडवेट में तो था ही नहीं, सेनवेट के ज़माने में। तो अभी इन्होंने काफ़ी सिंपल कर दिया कि भाई जो भी जो वस्तु है, जो भी चीज़ है, मशीन है, मशीनरी है, पार्ट है, जिसको आप कैपिटलाइज करते हो, कैपिटल खाते में उसको कैपिटलाइज करते हो, वो चीज़ को कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। और उसमें जो है एक पहले मैं शुरू में हमने बहुत ऐसे केसेस लड़े हैं। लोग क्या करते थे कि कैपिटल गुड का जो इनवॉइस आता था उसके पूरे अमाउंट पर क्रेडिट ले लेते थे। अभी ITC भी अभी भी लेते हैं लोग, लेकिन अभी सुधारने का मौका है, पहले सुधारने का मौका नहीं था। उसमें यह है कि ITC जो ले रहे आप कैपिटल के गुड्स के ऊपर जो GST लगकर आता है, उस GST को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते उसको छोड़ के, क्योंकि अगर उसने आपका क्रेडिट लिया है, आप क्या करते हो उसका क्रेडिट ले लेते हो। वो क्रेडिट अगर आपने लिया है तो कैपिटलाइज करने के टाइम में आपको वो अमाउंट छोड़ देनी पड़ेगी और बाकी अमाउंट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। खैर ये तो अभी बहुत सारे लोगों को इसका पता है, लेकिन पुराने ज़माने में इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती थी, बहुत केसेस हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। तो वो ज़रा फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन नोट के लिए तौर पर बताने चाहता था। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटली, वैसे आगे काफ़ी प्रोविज़न आने वाले हैं, लेकिन आज के अब चर्चा में मुझे आपको एक आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो सेक्शन नंबर 16 CGST एक्ट का जो सेक्शन नंबर 16 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ये दिया गया है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग ITC। आपको अगर ITC लेना है तो आपकी क्या योग्यता और क्या उसके कंडीशंस है वो उसमें दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं ITC लेने जा रहा हूँ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में या मेरे इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्रेडिट लेने जा रहा हूँ। तो जाने से पहले ये देख लीजिए कि आप उसको एलिजिबल है कि नहीं, और वो जो कंडीशंस है वो आप फुलफिल करते हैं या नहीं, वो सबसे पहले देखिए। उसके बाद में आगे बढ़िए, क्योंकि आगे जो गलतियां कर बैठते हैं आप, छोटी छोटी गलतियां होती है, ये वो आप अवॉइड कर सकते हैं। और आगे जाकर जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, ऑडिट ऑब्जेक्शन निकलता है, फिर आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, वो सब बचेगा अगर आप ये सेक्शन 16 का ध्यान रखेंगे, उसको पहले स्क्रूटिनाइज करेंगे कि भाई इसमें हम बैठते हैं कि नहीं बैठते, और उसके बाद में क्रेडिट लेंगे, तो ये सारी बातें आपसे टल जाएगी। तो ये भी आप ध्यान से पढ़िए, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा सेक्शन है, उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। जब भी उसका ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, आपको ज़रूर समझाऊँगा, लेकिन वो उस वक्त की बात होगी। आज मैं उसमें आपका टाइम और मेरा टाइम देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बस आज के इस एपिसोड में मैं इतना ही। मेरा अनुरोध है कि आपको अगर ये पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।